बात है सर, आज आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। कई दिनों से कोई स्ट्रेस देने वाला केस जो नहीं आया। लुट गया मैं सर, मैं लुट गया। किसी ने मेरी दुकान का सारा सोना लूट लिया। सर ये तो ब्रिजेश जी हैं, शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के मालिक। सर आप पानी पीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ था। सर कल रात को रोज की तरह मैंने अपनी ज्वेलरी की दुकान में ताला लगाया था, अच्छे से चेक करके। बाहर गार्ड भी था, पर फिर भी मेरी दुकान का सारा सोना चोरी हो गया। मैं तो लुट गया सर, मैं तो लुट गया। क्या आपकी दुकान में सीसीटीवी है? हाँ सर है, और सीसीटीवी का कनेक्शन मेरे फोन से है। ये देखिए। इसने तो मास्क पहन रखा है। क्या आपकी दुकान के आसपास कोई और दुकान के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, वहाँ एक मेडिकल शॉप है जहाँ 24 आवर सीसीटीवी चलता है। ठीक है, वहां जाकर चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। सुनो, मुझे कल रात के इस बाहर वाले सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, लगभग 2 बजे के आसपास वाले। जी सर। अच्छा, इसमें भी मास्क है। सर मैंने इस आदमी को देखा है। पक्का? जी सर, कुछ दिनों से ये रोज मेरी दुकान पे आता था और यहाँ वहाँ देखता रहता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या चाहिए, पर ये कुछ बोलता ही नहीं था। तो इसका मतलब इसकी शक्ल पहले की सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगी। जी सर, यही है सर, यही है वो। लेकिन तुमने इसे मास्क में कैसे पहचान लिया? सर मास्क में भी उसकी आंखें याद है मुझे। ठीक है कामिनी, इस आदमी का पता लगाओ। ये तो एकदम हूबहू है। जी सर, पर दोनों में से ये फोटो वाला कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ ले आई हूँ। ठीक है सर, मैं आलोक हूँ और ये शलोक है। हम दोनों थिएटर में ही काम करते हैं। कल रात आप दोनों कहाँ थे? हम कहाँ होंगे, अपने ही घर पर सो रहे थे। शलोक, तुम कितने बजे रात को सोए? लगभग 12 बजे। और तुम? मैं तो 11 बजे ही सो गया था। अच्छा, तुम दोनों के एक केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया था। ब्रिजेश ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई है और मुजरिम तुम्हारी ही तरह दिखता है। वो कोई और होगा सर, हम चोर नहीं है। और सर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे घर वालों से पूछताछ कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, काम है हमारा। अब आप लोग जाइए, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुलाएंगे। सर इन दोनों में से चोर कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे तो लगता है ये दोनों के दोनों चोर हैं, मिलकर चोरी कर रहे हैं। हो सकता है और नहीं भी। कामिनी, इन दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, यहाँ तक इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी। जी सर। हाँ कामिनी, बोलो। सर इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं मिल पाई, पर इनके एक फैमिली डॉक्टर हैं जो बचपन से इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर जय है। मैं आपको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। गुड वर्क कामिनी। जी सर, बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये आलोक और शलोक जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं,
इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या जिससे पहचाना जा सके कि आलोक कौन है और शलोक कौन? सर वैसे तो कोई देखकर पहचान नहीं सकता, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनको पहचान नहीं सकते, पर एक डिफरेंस है। क्या? शलोक को एक अजीब बीमारी है, वो लाउड नॉइज सुनते ही कॉन्शियसनेस खो देता है, कुछ मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी केस सोल्व करने में बहुत मदद कर दी। यू आर वेलकम सर। सर आपको कोई क्लू मिला? क्लू नहीं, मुझे तो हुक्म का इक्का मिला है। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस देखती जाओ। मैडम, आपने रिसेंट ज्वेलरी शॉप की चोरी के बारे में तो सुना ही होगा। जी सर। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से चोर नेक्स्ट टारगेट आपकी शॉप को बनाएंगे। क्या? ये तो नहीं बता सकता, पर मेरे पास प्लान है जिससे आपकी ज्वेलरी शॉप में चोरी नहीं होगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर दीजिए बस। ओके सर। तो चोर शलोक है। आपको कैसे पता सर? क्योंकि शलोक को बीमारी है, वो लाउड नॉइज सुनकर पैनिक हो जाता है। ये आप कैसे कर लेते हो सर? अपना तो ऐसा ही है। केस सोल्व, शलोक की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिल गई। सर आप तो कमाल है। सर मेरी पत्नी ने सुसाइड कर ली सर, आप जल्दी से चलिए। लेकिन क्यों की? क्या तुम उसे तकलीफ देते थे? नहीं मैडम, मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, हम चलकर देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। सर इसके हाथ में तो सुसाइड नोट है, क्या तुमने इसे पढ़ा है? नहीं, नीलम को इस हालत में देखकर मुझे कुछ नहीं सूझा, चिट्ठी की तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। ठीक है कामिनी, तुम चिट्ठी पढ़ो। यस सर। मैं नीलम अपने पूरे होशो हवास में अपने जीवन को खत्म कर रही हूँ। मेरे मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना पकड़ाया जाए। मैं अपनी मर्जी से खुद को गोली मार रही हूँ। नीलम, तुमने ऐसा क्यों किया? सर ये तो ओपन एंड शट केस है। इस लेटर से ये साफ जाहिर है कि इसने आत्महत्या की है। फिर भी इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते हैं अगर कुछ और मिला तो। सर, सामने वाले घर में एक और लाश मिली है, कोई औरत है। ये तो मिसेस वनीता हैं, पिछले 10 सालों से हम पड़ोसी हैं। इन्हें क्या हुआ? आज हो क्या रहा है? क्या आज सुसाइड डे है? सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं कामिनी, ये आत्महत्या नहीं लगती। ठीक से देखो, यहाँ ना तो मर्डर वेपन है और ना ही कोई चिट्ठी। एक काम करो, फोरेंसिक वालों को बोलो कि पूरा घर छान मारे, देखें कुछ मिलता है क्या, और इसकी भी बॉडी। हाँ सर, पोस्टमार्टम के लिए भेजती हूँ। क्या हुआ आपको? पहले तो आप दुखी थे, पर अब बहुत डरे हुए लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पहली बार 2-2 लाशें देखी और वो भी इतने कम समय में, इसलिए थोड़ा सा डर लगा। चिंता मत कीजिए, आप हमारी टीम को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए और अपने घर जाकर आराम कीजिए, आगे हम देखते हैं। थैंक यू सर। सर
फॉरेंसिक टीम ने पूरा घर छान मारा पर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। लगता है खूनी वनीता को गोली मारकर गन अपने साथ ही ले गया। हो सकता है। अब हमें उस खूनी को ढूंढना है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, आपको ये देखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वनीता कैसे मर सकती है? यही तो समझ नहीं आ रहा है सर, आखिर ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? तुमने पूछा ठीक से? रिपोर्ट देखने के बाद मैंने खुद उनसे 10 बार पूछा, उन्हें भी ये बहुत अजीब लगा। रिपोर्ट के मुताबिक नीलम और वनीता का खून एक ही गोली लगने से हुआ है। मतलब इन्हें वनीता के बॉडी से जो बुलेट मिली है उसी से नीलम भी मरी है। पर सर, नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वो कैसे वनीता को गोली मार सकती है? और एक गोली से 2 लोग कैसे मर सकते हैं, वो भी 2 अलग अलग जगहों पर? यही तो बात समझ में नहीं आ रही। लगता है हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मतलब? क्या हो अगर नीलम ने आत्महत्या ना की हो, उसका भी किसी ने खून किया हो? किसने? वही तो पता करना है कामिनी जी। चलिए। क्या बात है सर, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। नहीं ठीक है, आपसे कुछ सवाल करने थे। जी कहिए। जब नीलम ने खुद को गोली मारी तब आप कहाँ थे? मैं बेडरूम में था और नीलम हॉल में थी। जैसे ही मैंने गोली की आवाज सुनी मैं बाहर आया और देखा तो नीलम मर चुकी थी। क्या आप दोनों के अलावा उस वक्त घर में कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों ही थे। नीलम और वनीता का रिश्ता कैसा था? दोनों में कभी कोई अनबन या झगड़ा था? बिल्कुल नहीं सर, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। ये वनीता के पति कहाँ हैं? उन्हें कुछ पता नहीं है क्या इस बारे में? सर वो ज्यादातर बाहर काम करते हैं, घर में बहुत कम रहते हैं, पर मैंने उन्हें खबर कर दी है, वो आ जाएंगे। वो जैसे ही आएंगे उन्हें थाने भेज देना। कामिनी, या तो अजय झूठ बोल रहा है या फिर हम सच देख नहीं पा रहे। ये केस तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। सर, फॉरेंसिक वालों ने वनीता की मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, लगता है उन्हें कुछ अलग मिला है। देखो। सर, ये तो काफी भयानक है। क्या है? दिखाओ। मैंने कहा था ना, चलो अब मजा आएगा। मिस्टर अजय, ये वनीता की मेडिकल रिपोर्ट है, हमें सब पता चल गया है। तो क्या आप सच कबूल करेंगे या फिर हम करवाएं? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने वनीता को नहीं मारा। हमने ये कब कहा कि आपने वनीता को मारा? हम तो सिर्फ इसका जवाब चाहते हैं कि वनीता के पेट में आपका बच्चा कैसे आया। मैं नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं किया। बताता हूँ सर, मारिए मत। मेरा और वनीता का अफेयर चल रहा था, पर वो पेट से थी ये मुझे नहीं पता था। क्या ये डायरी तुम्हारी है? जी हाँ। इसकी और नीलम की चिट्ठी की हैंडराइटिंग मैच करवाओ। सेम है सर। इसका मतलब नीलम ने आत्महत्या नहीं की। मैं आपको सब सच बताता हूँ सर, वनीता और मेरे बारे में नीलम को पता चल गया था। इसकी वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने गन निकालकर मुझ पर तानी, पर हाथापाई में मुझसे गोली चल गई। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। और वनीता को कैसे मारा? नहीं, वनीता को मैंने नहीं मारा सर। फिर उसकी मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद डर गया था। कामिनी, आसपास पता करो, पड़ोसी से पूछो कि उस रात उन्होंने कुछ सुना या कुछ देखा हो।
सर, हमने आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछा। बहुत से लोगों ने यही कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गोली चलने की आवाज सुनी थी। और सर, ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैं एक बार फिर से देख रही थी, तो मैंने देखा कि नीलम और वनीता की मौत एक ही समय पर हुई है। सर, मुझे लगता है कि इन दोनों मौत का जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कामिनी, बहुत दिनों से एक बात दिमाग में घूम रही थी। मुझे लगता है वनीता का मर्डर उसी वजह से हुआ है। अजय ने जैसा बताया कि वो यहाँ खड़ा था और नीलम वहाँ खिड़की के सामने, और वो देखो वनीता के घर की खिड़की। इसका मतलब जब अजय और नीलम का झगड़ा चल रहा था तब वनीता किचन में काम कर रही थी, और जब अजय ने नीलम को गोली मारी तब वो गोली नीलम के शरीर से गुजरकर इस खिड़की से पास होकर वनीता को जा लगी। इसीलिए हमें बुलेट पर नीलम और वनीता के दोनों के खून मिले। मतलब अजय ने गलती से एक नहीं 2 खून किए। वाह सर, क्या दिमाग पाया है आपने। अपना तो ऐसा ही है। पापा, आपके अकाउंट्स में 2 लाख रुपए कम है। आपने किसी को दिए हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं किया। अरे मैंने पूरे पीएफ के पैसे निकिता की शादी के लिए रखे थे बेटा। अरे अब क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने यदि किसी को दिए नहीं है तो पैसे कहाँ गए? कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया? मैं अभी बैंक जाकर पता लगाता हूँ। मैनेजर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। हमने किसी को भी 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं, फिर भी हमारे अकाउंट से पैसे कैसे चले गए? सर, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपका अकाउंट चेक करवाता हूँ, सारी बातें पता चल जाएंगी। आइए आइए बैठिए। बैंक मैनेजर अपने लैपटॉप पर अकाउंट नंबर डालकर डिटेल चेक करने लगा। कुछ देर वो ध्यान से लैपटॉप पर देखता है, फिर लैपटॉप ऋतिक की ओर घुमाकर बोला, सर देखिए, आपने 4 बार में 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। पहले 35,000, फिर 55,000, फिर एक बार 45,000 और फिर ये देखिए आखिरी में 65,000 रुपए। ये देखिए पूरी डिटेल, डेट और टाइम दोनों ही मेंशन है। मैनेजर के लैपटॉप में पूरी डिटेल देखकर ऋतिक का सर घूम गया। आहा, मैं क्या, आपकी बात सही है, मगर मेरे पापा का अकाउंट किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक ही नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट हो कैसे गई? ऐसा कैसे हो सकता है? इस अकाउंट में तो मोबाइल नंबर लिंक है सर, ये रहा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक ने मोबाइल नंबर देखा तो हैरानी से बोला, सर ये नंबर किसका है? मुझे नहीं पता। वैसे ये नंबर हमारे अकाउंट से कैसे लिंक हुआ? ऋतिक की बात सुनकर मैनेजर भी चकरा गया और बोला, सर लगता है आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, आपको पुलिस के पास जाना होगा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। प्लीज, मेरी बहन की शादी है और हमारे सारे पैसे लूट लिए गए हैं। कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। अरे 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 अरे, जरा शांति से बैठो बैठो बैठो, ये लो पानी पियो। अब पूरी बात आराम से बताओ, क्या होगी बताओ। इंस्पेक्टर राठौर के समझाने पर ऋतिक कुछ देर खामोशी से बैठ जाता है और फिर उसके बाद ऋतिक ने उन्हें सारी बातें अच्छे से बताई। गजब चालबाजी है भाई, पहली बार सुनने में आ रहा है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और उसके बावजूद भी पैसा अकाउंट से गायब हो गया। वाह, क्या तेज लोग हैं यार। तो भैया ऐसा है कि ये मामला साइबर क्राइम का नहीं बल्कि क्राइम का है। आप एक काम करिए, मुझे वो नंबर दीजिए जो आपके अकाउंट से लिंक हो गया है। अब यही नंबर इस पूरे खेल से पर्दा उठाएगा। इंस्पेक्टर राठौर के मांगने पर ऋतिक ने वो नंबर इंस्पेक्टर राठौर को दे दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी जी की ओर देखकर वो नंबर उनकी ओर बढ़ा दिया। कामिनी जी ने तुरंत वो नंबर लिया और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उस नंबर के ओनर का पता किया। नंबर एक सब्जी वाले का निकला। राठौर कामिनी जी के साथ तुरंत सब्जी वाले के पास पूछताछ के लिए पहुंच गए। हाँ सब्जी वाले भैया। हाँ भाई साहब, महाराज जरा ये नंबर बा तो देखो, ये तुम्हारा है का? है कैसन बात कर रहे हैं बाबूजी? रोड पर सब्जी बेचता हूँ। 2 वक्त का खाना ठीक तरह से नसीब हो ही जाए, वो है हमारे लिए बड़ी बात है। अरे ना हमारे पास कोनो फोन है और ना ही कोई नंबर। अरे ये सब तो अमीरन का चोचला है बाबूजी, हम कहाँ।
इंस्पेक्टर राठौड़ को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपने 2 आदमियों को सब्जी वाले के पीछे लगा दिया। उन लोगों ने भी आकर बताया कि वो तो बहुत ही गरीब इंसान है, सब्जी वाला अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब इंस्पेक्टर राठौड़ सोच में पड़ गए, क्योंकि ये क्राइम बहुत सोच समझ कर किया गया था। तो कामिनी जी, अब सीधा मैनेजर साहब को बुलवाइए आप, अब तो उनसे ही पूछताछ करनी होगी, बुलवाइए। इंस्पेक्टर राठौड़ के बुलाने पर मैनेजर वहां पर आ गए। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, आपके बैंक के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, तो उसी सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया है। मुद्दा ये है साहब, अब इस पूरे कांड में आपके बैंक का अंदर वाला भी कोई शामिल है। क्योंकि अकाउंट किसी और का, मोबाइल नंबर किसी और का, लिंक कैसे हो गया मैनेजर साहब? हैं? कैसे हो गई इतनी बड़ी लापरवाही? अब सर, मैं मानता हूं कि हमारे स्टाफ से गलती हो गई, मगर प्लीज सर इस बात को यहीं दबा दीजिए, और वरना हमारे बैंक की बहुत बदनामी हो जाएगी। आपके बैंक की बदनामी किसी के जीवन भर की जमा पूंजी से ज्यादा बढ़कर नहीं है मैनेजर साहब। आप जल्दी अपने बैंक का इंटरनल ऑडिट कीजिए और ऐसे छोटे मोटे खातों में लिंक्ड नंबर की पूरी तरह से जांच कीजिए। आशा है आप हमारी जांच में पूरा सहयोग देंगे ना? सर, हम लोग जनता की सेवा के लिए ही हैं, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। इसी खुशी में एक और बात सुनिए, आपकी टीम के साथ हमारी टीम लीडर कामिनी जी भी आपके साथ रहेंगी, है ना? कामिनी जी बैंक मैनेजर और एक CA मिलकर बैंक का इंटरनल ऑडिट कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उसने भी अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। मैनेजर ने तुरंत उसका अकाउंट चेक किया और अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर उस व्यक्ति को बताया, तो उस व्यक्ति ने भी साफ मना कर दिया कि ये नंबर उसका नहीं है। अब मैनेजर भी परेशान हो गया था, क्योंकि ये उसके बैंक का दूसरा केस सामने आया था, जिसमें एक और अकाउंट होल्डर के साथ सेम फ्रॉड हुआ। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर राठौड़ को इस बारे में बताया। वो नंबर चेक किया गया तो वो नंबर बैंक के प्यून के नाम से रजिस्टर था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर ने जब बैंक के प्यून को बुलाकर पूछताछ की तो वो नंबर उसका नहीं था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर दोनों हैरान परेशान होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब तो ये बात साफ है कि इसमें बैंक का कोई बड़ा अधिकारी मिला हुआ है। क्यों मैनेजर साहब, कहीं आप तो इन सब में शामिल नहीं है? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वाह मैनेजर साहब वाह, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो गया और आपको कुछ पता ही नहीं है। सुनिए, अब तुरंत आपके सारे बैंक अकाउंट से लिंक नंबर की जांच करिए, वो उसके ओनर के हैं या नहीं है पता करिए आप, और जो मोबाइल नंबर उसके ओनर के नहीं है उस अकाउंट को कुछ समय के लिए सीज कर दीजिए। और कामिनी जी, आप एक लिस्ट बनाइए जिनके भी अकाउंट से इस 1 साल में पैसे निकाले गए हैं, किस अकाउंट में गए हैं और कहां से ट्रांसफर हुए हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। इसके अलावा ओ मैनेजर साहब, इधर देखिए, आप आपके बैंक के वॉलेट में कब कब चेकिंग होती है और कितने लोग होते हैं वो बताइए आप। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अकाउंट सीज कर दीजिए। अरे मेरे बैंक का नाम खराब हो जाएगा सर। गजब आदमी हो यार आप, आपको आपके नाम की पड़ी है और यहाँ लोगों की मेहनत का पैसा जो खतरे में है उसका क्या? जो पूछा है उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए आप, बताइए। अब देखिए सर, मैं महीने में पहले रविवार को अकेले ही आकर पूरे बैंक को अच्छे से चेक करता हूँ, वॉल्ट और सिक्योरिटी दोनों। और वैसे भी पैसे ना तो वॉल्ट से चोरी हुए हैं ना ही सिक्योरिटी तोड़ के। हाँ, वो हमें भी पता है, लेकिन क्राइम को हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। वैसे थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ के कहने पर जब जांच की गई तो कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जिन पर अलग अलग लोगों के नंबर लिंक थे। ये नंबर भी ऐसे लोगों के नाम पर रजिस्टर थे जो कभी मोबाइल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर सबसे बड़ा सवाल था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जांच के बाद एक पुलिस वाला राठौड़ के पास एक रिपोर्ट लेकर आता है और उनको देकर चला जाता है, और राठौड़ रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तभी कामिनी जी राठौड़ को परेशान देखकर कहती हैं, सर, आपको क्या लगता है इस पूरे वारदात के पीछे किसका हाथ होगा? क्योंकि जो कोई भी है वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इतनी सफाई से क्राइम किया है कि कोई क्लू ही नहीं है। कामिनी जी, क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है। ये देखिए, इस क्राइम का क्लू ये रहा।
कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ ने रिपोर्ट कामिनी जी की ओर बढ़ा दी, जिसे देखते ही कामिनी हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए बोली, सर आप कमाल हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? अपना तो ऐसा ही है। अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। जी सर, मुझे सब पता है। कहकर कामिनी और राठौर दोनों बैंक जाते हैं और वहां काम करने वालों से लेकर मैनेजर को सबको एक कैबिन में बुलवाते हैं। अब ये सब कुछ क्या है सर? आप मेरे बैंक में हुए क्राइम के क्रिमिनल को तो ढूंढ नहीं रहे, उल्टा आप मेरे बैंक में आकर एम्प्लॉयज को अलग परेशान कर रहे हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपका मुजरिम कौन है? आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड? हाँ जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन आपने तो सभी को ऐसे बुलाया जैसे सारे के सारे चोर हैं। आप सभी को इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुजरिम आप सब में से ही कोई है। कौन है? आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकाल दूंगा। अरे मासूम गरीबों का पैसा कौन खा रहा है? अरे कौन है तुम लोगों में से? बताओ, आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकालता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? आहा, मैनेजर साहब शांत हो जाइए, आप उसको जॉब से निकाल ही नहीं सकते हैं। अरे निकाल सकता हूँ, आप बस एक बार नाम तो बताओ सर उसका। हम आपको उसकी फोटो दिखा देते हैं, फिर आप ही बताना हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। हाँ हाँ दिखाओ आप। कामिनी एक फोटो फ्रेम लेकर आती है और मैनेजर को दिखाती है, और उसको देख मैनेजर गुस्से में उस फ्रेम को फेंक देता है और कहता है, ये सब क्या है? आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हैं? असल में कामिनी एक शीशा लेकर आई थी जिसमें मैनेजर खुद को देखकर भड़क जाता है। अब मैनेजर साहब, आप खुद से बताएंगे कि आपने कितने लोगों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, या फिर मैं आपको बताऊं? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं समझा देता हूँ, दिक्कत क्या है। क्राइम करते वक्त मुजरिम खुद को कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना समझ ले, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और आपने तो क्या ही कहना है, 2 बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले आपने क्राइम के लिए बैंक के छोटे छोटे ग्राहकों की लिस्ट बनाई जो बैंक में पैसा सेविंग के लिए रखते हैं, साल 6 महीने में एक बार अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं या निकालते हैं। उन ग्राहकों के अकाउंट को आपने गरीब लोगों के आधार कार्ड के जरिए कई जाली सिम बनवाली और उन नंबरों को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ दिया, और फिर उन सिम के जरिए पैसा विड्रॉ किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप बता रहे हो। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, साबित कर सकता हूँ। चलो बताता हूँ मैं आपको। अब पहली बात तो ये कि आपने कहा कि हर महीने के पहली संडे आप बैंक आकर सिक्योरिटी और वॉल्ट चेक करते हो, है ना? हाँ, तो इसमें मैं कैसे मुजरिम हुआ? अरे आगे भी तो सुनो मैनेजर साहब, तुम ये रिपोर्ट देखो जहाँ साफ साफ दिख रहा है कि लोगों के साथ फ्रॉड हर महीने के पहले संडे को ही हुआ है। और चलो मान लिया कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जिस सर्वर से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया वो तो आपके बैंक का सर्वर निकला। और संडे वाले दिन जिस दिन आप बैंक आए, उस दिन तो कोई और बैंक आया ही नहीं होगा, तो आपके अलावा सर्वर और कौन इस्तेमाल करेगा? और दूसरी गलती ये कि आपने जो पेमेंट गरीबों के अकाउंट से चोरी की, वो आपने क्या दिमाग लगाया, अपने ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, और उसकी डिटेल्स भी इसी रिपोर्ट में है। वाह, गजब दिमाग लगाया। मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था, अगर तुम इस मामले में नहीं आते तो। जितनी सफाई से आपने क्राइम किया था उसे देखकर लगा नहीं था कि आप इतनी आसानी से पकड़ में आओगे, मगर आपकी एक गलती ने आपको फंसा दिया मैनेजर साहब, हैं? कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ हंस रहे थे और दूसरा पुलिस वाला मैनेजर को पकड़ लेता है। सर आप कमाल है, इतने छोटे से लूप होल से आपने क्रिमिनल को पकड़ लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। रोनी और जेनी पुलिस स्टेशन जाते हैं इंस्पेक्टर राठौर के पास। सर, आई नीड योर हेल्प सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज सर। मदद? कैसी मदद? और क्या हुआ है जरा बताएंगे? सर, समायरा हमारी दोस्त कल रात से मिसिंग है सर। कल शाम एक क्लब में हम सब फ्रेंड्स मिलने वाले थे। हम सब तो क्लब में पहुंच गए थे, लेकिन समायरा वहां नहीं आई। हाँ सर, हमें लगा शायद किसी काम की वजह से वो नहीं आई होगी। हमने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसने रिसीव ही नहीं किया। और आज सुबह जब हमने उसके घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया तो हमें पता चला कि समायरा कल रात से ही घर नहीं आई है। सर,
अगर समायरा हमसे मिलने क्लब नहीं आई और अगर वो अपने घर भी नहीं है तो वो कहाँ जा सकती है? हो सकता है वो कहीं और चली गई हो और वो तुम लोगों को कुछ बताना नहीं चाहती हो। सर, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताती। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, प्लीज आप उसको ढूंढिए। जेनी ने अपने मोबाइल में जो समायरा की तस्वीर थी वो इंस्पेक्टर राठौर को दिखाई। ये तो फेमस मॉडल समायरा है। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी कॉपी निकालकर शहर के सारे पुलिस स्टेशन में भेजने को कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने समायरा की तलाश शुरू कर दी। कामिनी, समायरा मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती थी ना? और कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मॉडलिंग स्टार्ट की। राइट सर, और रिसेंटली वो फेमस डायरेक्टर ऑलवेज के साथ काम कर रही थी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने समायरा के साथ कॉलेज में जाकर इंक्वायरी की। कॉलेज के प्रिंसिपल से उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर वो सीधे डायरेक्टर ऑलवेज के पास गए। हेलो इंस्पेक्टर राठौर, कहिए कैसे याद किया हमें? अब आपने याद किया है तो कोई ना कोई खास वजह तो जरूर होगी। Am I right, इंस्पेक्टर? वजह तो है मिस्टर ऑलवेज। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि मॉडल समायरा आपके साथ काम करती है। और यस, वो मेरे साथ ही काम करती है, लेकिन वो 2 दिन से स्टूडियो आई ही नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है उसे कॉल करते करते। मेरी शूटिंग रुकी हुई है, मेरा कितना नुकसान हो रहा है पता नहीं सर। अगर इन लड़कियों को काम नहीं करना होता है तो इस इंडस्ट्री में आती ही क्यों है? लेकिन समायरा के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वेल, अब तक तो सब ठीक नहीं है। समायरा की मिसिंग होने की कंप्लेन आई है हमारे पास। समायरा मिसिंग है, इसीलिए वो शूट के लिए नहीं आई? ओह गॉड सर, प्लीज समायरा को जल्द से जल्द ढूंढिए। वो अगर नहीं आई शूट पर तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। डायरेक्टर ऑलवेज से बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से चले आए। दूसरे दिन जेनी और रोनी को इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस स्टेशन में बुलाया और उनसे पूछताछ की। जेनी और रोनी, तुम दोनों समायरा के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? तुम सब कॉलेज के दिनों से साथ में ही हो। क्या कॉलेज में ऐसा कोई था जिस इंसान पर तुम्हें डाउट हो? नो सर, कॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं था जो समायरा को पसंद ना करता हो। वो सबके साथ अच्छे से रहती थी। आर यू श्योर मिस जेनी? कहीं कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? जरा ठीक से याद करके बताओ। हाँ सर, राहुल नाम का एक लड़का था जो कॉलेज में समायरा के पीछे था। वो पागलों की तरह क्लास, लाइब्रेरी, कॉफी शॉप में उसका पीछा किया करता था। राहुल नाम। कामिनी, इस राहुल की इंफॉर्मेशन निकालो। जरा इन आशिक साहब की भी खातिरदारी करते हैं। ओके सर। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी राहुल के घर गए तो उन्हें पता चला कि राहुल तो 3 महीने पहले ही अब्रॉड चला गया है। उसे अच्छी जॉब ऑफर हुई थी। इस केस में उलझने बढ़ती जा रही थी। कामिनी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। हेलो, हाँ ओके, हम पहुंच रहे हैं। सर, जंगल में एक लड़की की लाश मिली है, हमें फौरन वहां जाना होगा। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पहुंचे। वहां समायरा की लाश पड़ी थी। उसके सर पर गहरे घाव के निशान थे। रोनी और जेनी भी वहां पहुंच गए। ये क्या हो गया समायरा? तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सर, ये सब किसने किया? आप कुछ भी कीजिए सर, लेकिन समायरा के गुनहगार को पकड़िए और उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। समायरा की मौत के बाद यह केस और भी पेचीदा हो गया था। जेनी ने बताया कि डायरेक्टर ऑलवेज और समायरा के बीच काम को लेकर थोड़ी अनबन हो गई थी। डायरेक्टर ऑलवेज ने समायरा को कुछ सीन्स करने को कहा था जो समायरा को अच्छे नहीं लगे और कॉन्ट्रैक्ट में भी उसका कोई जिक्र नहीं था। इसीलिए उन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। शायद उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने समायरा को मारा होगा। जेनी की इंफॉर्मेशन देने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी डायरेक्टर ऑलवेज के पास गए। हेलो सर, आप फिर यहाँ? समायरा का कुछ पता चला सर?
इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी अलवेज को शक भरी निगाह से देख रहे थे। क्या क्या हुआ सर? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आपको तो डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी होना चाहिए था, क्योंकि एक्टिंग बड़ी कमाल की करते हैं आप। एक्टिंग? मैं कुछ समझा नहीं सर। सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा ये तो बताइए कि आपकी और समायरा की कौन सी बात पर बहस हुई थी? बहस? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी छोटी सी लड़ाई हुई थी। एक्चुअली शूट में कुछ सीन समायरा को नहीं करने थे, लेकिन मुझे वो सीन शूट करवाने थे, क्योंकि उस सीन से व्यूअर्स बढ़ते। तो उसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था। लेकिन ऐसी बातें तो हर रोज हमारी इंडस्ट्री में होती हैं। अब इसके लिए भला कोई किसी का खून तो नहीं कर सकता ना। डायरेक्टर अलवेज की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से चले गए। 3 दिन बाद इंस्पेक्टर राठौर को एक खबर मिली कि शहर से लड़कियां गायब हो रही हैं। तभी हवलदार एक सीसीटीवी की फुटेज लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास आया। उस फुटेज को देखने के बाद इंस्पेक्टर राठौर सारी बात समझ गए। अब सारी बात आप बताओगे या हम अपने तरीके से पूछें? हाँ सर, ये बात सच है कि मैं गर्ल सेलिंग रैकेट के लिए काम करता हूँ। लड़कियों को मॉडलिंग के नाम पर फंसाता था और उन्हें बाहरी देशों में बेचता था। लड़कियां भी अच्छे काम के लालच में आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाती थी। अलवेज ने बताया कि जिस रात समायरा की मौत हुई, उस रात वो स्टूडियो में रुकी हुई थी। वो गलती से उसके कैबिन के पास आई। उस वक्त वो अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था और वो सारी बातें समायरा ने सुन ली थी। वो जान गई थी कि डायरेक्टर अलवेज गर्ल सेलिंग का रैकेट चलाता है और इसीलिए उसने ये बात पुलिस को बताने की धमकी भी दी। मैं तुम्हारे सारे काले करतूतों के बारे में जान गई हूँ। मॉडलिंग के नाम पर जो ये तुम गैर कानूनी काम करते हो ना, उसका पर्दा उठा कर ही रहूंगी मैं अभी सब कुछ रॉनी को बताऊंगी। ऐसा कहकर समायरा ने रॉनी को कॉल किया। हाँ समायरा, बोलो। समायरा ने सारी बातें रॉनी को बताई। रॉनी ने समायरा को वहीं रुकने के लिए कहा और कुछ ही पल में वहां पहुंच गया। समायरा जैसे ही रॉनी के पास दौड़ती हुई गई, रॉनी ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। समायरा रॉनी का ये चेहरा देखकर शॉक्ड हो गई। सॉरी समायरा, डायरेक्टर अलवेज और मैं साथ में काम करते हैं। तुम्हें वक्त से पहले सब पता चल गया, नहीं तो तुम भी आज किसी और देश में ऐश कर रही होती। You cheat, liar! मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगी। समायरा की बात से रॉनी को बहुत गुस्सा आया। समायरा दरवाजे की तरफ जा रही थी, तभी रॉनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। समायरा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर अलवेज ने उसके सर पर जोर से वार किया। सर से खून बहने के कारण समायरा की मौत हो गई। रॉनी और अलवेज ने समायरा की बॉडी को कपड़े में लपेटा और रॉनी की गाड़ी में डाल दिया। जंगल में जाकर दोनों ने बॉडी को दफना दिया और प्लान के मुताबिक रॉनी वापस क्लब में आ गया और इस तरह से पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वाह सर, आपका जवाब नहीं, लेकिन आपको इन दोनों पर शक कैसे हुआ? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब दूसरी बार वो अलवेज के घर पर गए थे, तब वहां से लौटते समय उन्होंने खबरी को वहां पर नजर रखने के लिए कहा था, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके घर में कौन आता है और कौन जाता है। और एक दिन खबरी ने रॉनी को उसके घर पर जाते देखा। रॉनी तकरीबन 15 मिनट अलवेज के घर पर था। खबरी ने जब ये बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई, तब उन्हें उस पर डाउट हुआ। फिर उन्होंने क्लब के कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें रॉनी क्लब से बाहर गया था और 1 घंटे बाद वापस आया था। लेकिन जब वो आया था तो उसके जूतों पर मिट्टी के दाग थे। नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हो रॉनी साहब, पर कानून की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वाह सर, क्या बात कही है आपने। आपका जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।
इंस्पेक्टर राठौर अपनी टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी उनकी नजर न्यूज़पेपर की खबर पर पड़ी कि एक 28 साल की लड़की अपने घर से बाहर निकली लेकिन वापस अपने घर नहीं आई और 2 महीने में ये खबर दूसरी बार छपी थी। तभी कामिनी भी अखबार लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास आई और उन्हें वही खबर दिखाने लगी। सर, ये खबर पढ़िए सर। मैं भी वही देख रहा था कामिनी। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 6 महीने में 6 लड़कियां अलग अलग शहरों से अपने घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई और ना ही उनकी डेड बॉडी मिली। ये राज क्या हो सकता है कामिनी, पता लगाना पड़ेगा। सर, ये तो कोई भूत जैसा लागत है। आप खुद ये सोचो ना, इतनी लड़कियां गायब हुई और किसी को कोई खबर ही नहीं। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है, शायद इससे हमारी कोई मदद हो सकती है। राठौर ने लैपटॉप में सारी डिटेल्स देखी। मदद तो होगी इस इंफॉर्मेशन से, लेकिन यह कातिल बहुत ही शातिर है, इसीलिए हमें भी इस बार अलग चाल चलनी होगी। मतलब सर, आप क्या करने की सोच रहे हैं? कामिनी, इस कातिल ने 6 लड़कियां गायब की हैं और ताजुब की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी पुलिस कंप्लेन तक नहीं की। सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं, वो सब अनाथ थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उन सभी लड़कियों की लिस्ट फिर से चेक की और उनकी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन भी निकाली। उससे उन्हें एक क्लू मिला जो शायद उन्हें असली गुनहगार तक पहुंचा सकता है। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक काली गुफा में एक तांत्रिक महायज्ञ कर रहा था। उसके सामने एक दुल्हन की तरह गुड़िया थी और एक गुड्डा था। सभी गुड़ियों को नींबू से बांधा था और बाजू में तन्वी और आकाश को रस्सी से बांध रखा था। बस एक और बलि, फिर सारी शक्तियों का मैं अधिपति बन जाऊंगा। कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। थोड़ी ही देर में दोनों को होश आता है। मुझे जाने दो, मुझे क्यों बांध कर रखा है? मुझे भी जाने दो, हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। चुप रहो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, समझे? 3 हफ्ते पहले तन्वी और आकाश मंगेतर थे। तन्वी 3 हफ्ते से आकाश के साथ रिलेशनशिप में थी। उनकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी और तन्वी की अच्छी बातों की वजह से उसने तन्वी को शादी के लिए प्रपोज भी किया और तन्वी ने भी हाँ कर दी थी। तन्वी एक टीचर थी और आकाश एक अकाउंटेंट। तन्वी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए आकाश तन्वी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तन्वी को अपने घर लेकर आया था। आकाश, तुम्हारा टिफिन रेडी है, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, बाय। तन्वी के स्कूल जाने के बाद आकाश भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन तन्वी ने आकाश से कहीं बाहर जाकर घूमने की बात कही। आकाश, कितने दिन हो गए हमें एक साथ रहते हुए, लेकिन तुम एक बार भी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। चलो ना, कहीं बाहर जाकर आते हैं। जाना तो मैं भी चाहता हूँ तन्वी, लेकिन तुम देख रही हो ना ऑफिस के काम का कितना प्रेशर है। बताओ कैसे टाइम निकालूं? तुमने मुझे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कभी नहीं मिलवाया। किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता है। तन्वी, तुम तो जानती हो ना, कुछ रिश्तेदार रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बैठे रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच आए, इसीलिए सबको डायरेक्टली हमारी शादी में इनवाइट करेंगे, ओके? और रही बात घूमने जाने की, तो इस महीने के लास्ट वीक पक्का जाएंगे, ओके? ओके। कुछ दिनों बाद आकाश तन्वी को घुमाने लेकर गया। बारिश का मौसम था। तन्वी और आकाश अपनी गाड़ी में एक जंगल की ओर जा रहे थे। आकाश, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगी। मतलब ये कि वो जगह इतनी खूबसूरत है कि तुम वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहोगी। कामिनी, कुछ पता चला? हाँ सर, हमें अभी निकलना होगा सर। आकाश तन्वी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर गया, जो कि एक जंगल में थी। आसपास झरने, चारों ओर हरियाली।
आकाश ने नदी के किनारे एक टेंट लगाया जहां वो आराम कर सके। तन्वी ने वहां बहुत एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद टेंट में आराम करने के बाद तकरीबन 11 बजे आकाश ने तन्वी को उठाया और बाहर चलने की जिद करने लगा। तन्वी को इतनी रात में बाहर जाने से डर लग रहा था, लेकिन आकाश जबरदस्ती उसे लेकर गया। जंगल में चलते चलते आकाश तन्वी को एक गुफा में लेकर गया। गुफा के अंदर जाते ही किसी ने तन्वी और आकाश के सिर पर पीछे से वार किया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। फिर उन्हें उठाकर एक जगह रखा गया। तांत्रिक बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो एक ही है ना? एक है मतलब? तुम जानते हो इसे? ये सब तुमने किया है आकाश? हाँ, ये सब इसने ही किया है। और तुम्हें ही नहीं, इससे पहले 6 लड़कियों को वो इसी तरह अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ मेरे पास लाया है, बलि देने के लिए। ये सच कह रहा है तन्वी, लेकिन इस बार इसने मुझे ही धोखा दे दिया है। इस कार्य में 8वीं बलि एक आदमी की देनी होती है, और तुमसे बेहतर कौन होगा मेरे बलि के लिए? ऐसा कहकर तांत्रिक अपनी पूजा करने लगा। तन्वी और आकाश दोनों अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तांत्रिक का यज्ञ पूरा हुआ। उसने बाजू में रखी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर मंत्र के जाप किए। उसके बाद वो तन्वी को मारने ही वाला था कि पीछे से एक गोली चली और तांत्रिक के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। पीछे जब देखा तो इंस्पेक्टर राठौर अपनी टीम कामिनी और लालू पटेल के साथ वहां आए थे। कौन सही है और कौन गलत, यह पुलिस स्टेशन में जाकर पता चलेगा। इंस्पेक्टर राठौर तांत्रिक और आकाश को पुलिस स्टेशन लेकर गए। अब सब कुछ सच सच बताओ, क्यों किया ये सब? नहीं तो ऐसी हालत करूंगा कि आईने में खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। मैं कई सालों से एक यज्ञ कर रहा था, एक महाशक्ति पाने के लिए, लेकिन हमेशा मेरे हाथ निराशा ही लगी। फिर मुझे पता चला कि इस यज्ञ के लिए 8 नर बलि देनी होती है, जिसमें 7 लड़कियां और एक लड़का होना चाहिए। तांत्रिक ने बताया कि उसे बलि तो देनी थी, लेकिन यज्ञ के दौरान वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए उसे ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे लड़कियां लाकर दे सके। फिर एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसकी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश से बात करने के बाद उसे पता चला कि आकाश को पैसों का मोह है। इसीलिए उसने आकाश को पैसों का लालच दिया और लड़कियों को लाने के लिए कहा। और पैसों के लालच में मैं भी तैयार हो गया। लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आई साहब, कि आपको कैसे पता चला कि ये सब उसी गुफा में हो रहा है? वो तो इस शहर से काफी दूर है। इस काम में हमारी एक स्पेशल इंसान ने बहुत मदद की है। वो कौन सर? अपने सामने तन्वी को देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तन्वी, तुम? हाँ, मैं क्राइम स्पेशलिस्ट तन्वी कुमार। तुम्हें क्या लगा प्लानिंग सिर्फ तुम कर सकते हो? तुम्हें और तुम्हारे साथी को पकड़ने के लिए हमने ये प्लान किया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ सर? हमका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पानी सर के ऊपर से जा रहा है सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब उन 6 लड़कियों की लिस्ट उन्होंने देखी और सोशल मीडिया पर जब उनके बारे में सर्च किया तो पता चला कि उन सभी लड़कियों का एक कॉमन फ्रेंड है और एक लड़की के मरने के बाद उसने दूसरे को रिक्वेस्ट भेजी है। और हर महीने ऐसा ही होता है। फेसबुक पर लड़कियों से बात करना, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना, ये आकाश का काम था। इसीलिए इंस्पेक्टर राठौर ने तन्वी को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। और प्लानिंग के मुताबिक तन्वी ने एक फेक प्रोफाइल बनाकर पहले आकाश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर हर बात पर हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन तन्वी हर पल की इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर राठौर को देती थी। आकाश ने घूमने जाने की बात की तो इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अब इस प्लानिंग का आखिरी दांव शुरू हो गया है। इसलिए तन्वी ने पहले ही इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी, जिसके जरिए वो गुफा तक पहुंचे। लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं राठौर। क्या प्लानिंग की है तुमने? हाँ सर, आप तो कमाल के हो। बस बस, इतनी भी तारीफ मत करो। अपना तो
ऐसा ही है।